फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द एरे। तो इसमें आपने ये देखा कि एरे की हेल्प से आप कैसे एंटर करते हो नंबर्स को, और उसके बाद में आपने मैक्सिमम नंबर आउट ऑफ दीज नंबर्स आपने कैलकुलेट किया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये आपका प्रॉब्लम आपको आपकी उसमें फाइल में भी मिलेगा, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। जिस तरह से आपने नंबर्स एंटर करवाए थे लास्ट प्रोग्राम में, उसी तरह से आपके पास कई सारे नंबर्स आपको दिए हुए हैं, और उन नंबर्स को आपने क्या करना है कि असेंडिंग, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, दोनों के लिए एक ही तरह का प्रोग्राम होगा, सिर्फ कंडीशन चेंज हो जाएगी। जहां हम ग्रेटर देन यूज करेंगे असेंडिंग के लिए, जो डिसेंडिंग के लिए लिखेंगे उसमें क्या यूज कर लेंगे, लेस देन यूज कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे आपने मैक्सिमम निकाला, कंपैरिजन कर रहे थे आप नंबर्स का, उसी तरह से यहाँ पे भी आपको कंपैरिजन करना है। आप एक स्टार्टिंग का नंबर चूज कर लोगे और उस नंबर को बाकी के जो नंबर्स हैं उनके साथ हम कंपेयर करेंगे। तो आपको दो इसमें वेरिएबल लेने पड़ेंगे। फर्स्ट जो नंबर आपने चूज किया है उसके लिए आई, और जो सेकंड जिसके साथ कंपेयर करोगे उसके लिए आपको जे वेरिएबल नेम चूज करना पड़ेगा। इसकी मैंने आउटपुट भी आपकी लिखी है, तो उसमें कुछ नंबर्स हैं आपके, तो किस तरह से वो उनको कंपेयर करता है वो हम इस तरह इस एग्जाम्पल में देखेंगे आपका। और दूसरा हम किसकी हेल्प लेंगे आपकी यहाँ पे, टेम्पररी वेरिएबल की हम यहाँ पे आपकी हेल्प लेने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको अगर नंबर आपका, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो अगर जो सेकंड नंबर है वो छोटा होता है तो उसको आपको उससे पहले लिखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर फर्स्ट नंबर आपका बड़ा है और सेकंड नंबर छोटा है, उनको आप कंपेयर कर रहे हो, तो उस बड़े नंबर को आप छोटे के बाद लिखोगे, तो इसका मतलब क्या है, उनको आपस में आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो इंटरचेंज जैसे कल हमने देखा था, उसी तरह से हम टेम्पररी वेरिएबल की हेल्प से उनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हमने शुरुआत की अपने प्रोग्राम की, प्रोग्राम फॉर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम करना चाहते हैं कुछ नंबर्स हैं उनको। ठीक है, अब जहां हमारा जो एग्जांपल है, देखिए इसमें हमने सिर्फ 7 ही लिए हैं, तो 7 है, लेकिन आप मैक्सिमम कितने एंटर करवा सकते हो, 100 करवा सकते हो। अब जब हम कह रहे थे कि ये जो डायमेंशन स्टेटमेंट होती है, ये बाकी की सारी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट से पहले आती है, राइट। आपकी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती है रीड राइट, इससे पहले आपकी क्या आ रही है, देखिए डायमेंशन स्टेटमेंट। तो जस्ट आफ्टर कमेंट स्टेटमेंट आप प्रोग्राम में क्या करते हो, डायमेंशन स्टेटमेंट को असाइन करते हो। टाइप डिक्लेरेशन भी यूज कर सकते हैं हम, और डायमेंशन भी यूज कर सकते हैं, वो हमारी चॉइस है। उन दोनों में से हम क्या यूज करेंगे, दोनों इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, टाइप में आप साथ साथ टाइप भी बता देते हो कि ए जो आपका एरे है, इसका इसमें जो वैल्यू स्टोर होंगी वो रियल है या फिर इंटीजर है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले डिफाइन कर दिया कि मैक्सिमम 100 नंबर्स हम एंटर करवा सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमने क्या लिखा, एंटर करवाने हमने नंबर्स को, सबसे पहले एंटर द वैल्यू फॉर एन, कितने मैक्सिमम नंबर्स आपने एंटर करवाने हैं, ये आप सबसे पहले बताओगे अपने प्रोग्राम में। तो एंटर द वैल्यू फॉर एन या फिर टाइप द वैल्यू फॉर एन, ये हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, रीड स्टार कॉमा 4, ये अपने प्रिंट करवाना है। देखिए यहाँ पे टाइप द वैल्यू ऑफ एन, सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या है आपकी, टाइप द वैल्यू ऑफ एन। तो टाइप द वैल्यू ऑफ एन, उसमें आपने एन को रीड करवाया, तो एन की वैल्यू आपकी 7 है। यहाँ पे आपने इंटीजर वैल्यू ली है, i5 लिखा हुआ है हमने, i5 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि एन जो है वो एक इंटीजर नंबर है, और उस इंटीजर नंबर की को के मैक्सिमम कितने डिजिट्स हो सकते हैं, 5 डिजिट्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 7 एंटर करवा दिया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है राइट स्टार कोमा स्टार, एंटर द वैल्यूज ऑफ नंबर्स, एंटर द वैल्यूज ऑफ नंबर्स। ये आपका कोट्स के बीच में आपने लिखा है, तो बिल्कुल ऐसे का ऐसा आपका प्रिंट होके आ जाएगा, एंटर द वैल्यूज ऑफ नंबर्स। रीड की हेल्प से आप सिंगल एरे को आसानी से रीड करवा सकते हैं, तो हमने रीड की हेल्प से ही आपकी जो नंबर्स हैं उनको रीड करवा दिया। रीड स्टार कॉमा 4 ए आई कॉमा, कोमा लगेगा इसके बाद, i इज इक्वल टू 1 से लेके n, और इसको आपने किस में बंद करना होता है, ब्रैकेट में बंद करना होता है। ये सिंटेक्स है आपका, एरे को रीड करवाने के लिए ये आपका सिंटेक्स है। तो इन ब्रैकेट के अंदर ही आपको ये लिखना है, ए आई कोमा i इज इक्वल टू 1 से n।
ठीक है। और अगर जे वेरिएबल भी होता है तो यहाँ पे आपका फिर से कॉमा लगता है और फिर जे की जो भी वैल्यू होती है वो लिखी जाती है, जे इज इक्वल टू समथिंग, जो भी आपका 1 से लेके m है या n है, और फिर से आप क्या करते हो, उसको भी क्लोज करते हो। ठीक है, उसमें फिर यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है, यहाँ पे फिर आपकी डबल ब्रैकेट लग जाती है अगर आपका 2 डायमेंशनल एरे है तो। ठीक है, तो सेम इसी स्टेटमेंट में आप 2 डायमेंशनल एरे को भी करवा सकते हो टाइप, और इस तरह से 1 डायमेंशनल को भी करवा सकते हो, और यही काम हम डू की हेल्प से भी कर सकते हैं, डू स्टेटमेंट की हेल्प से। ठीक है, तो जो आपका एरे है इसके लिए आपने फॉर्मेट बताया, फॉर्मेट में क्या कहा कि जो वैल्यूज स्टोर होंगी वो वैल्यूज कैसी हैं हमारी, रियल उनका नेचर है, और 10 डिजिट्स के नंबर्स आपके पास हो सकते हैं, और 2 डेसिमल पॉइंट तक की वो वैल्यूज हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपके जो भी नंबर्स हैं, ये जैसे आपने 345 लिखा होगा तो ये 340.00 लिखेगा, या 1000.6 है, ये 1000.60 इसको रीड करेगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपने जो लॉजिक अप्लाई करना है वो लॉजिक आप किसकी हेल्प से करवा रहे हो, डू लूप की हेल्प से आप एंटर करवा रहे हो। ये आपके पास नंबर्स हैं 7 नंबर्स जो आपने एंटर करवा दिए, ये A1, ये A2, A3, A4, A5, A6 और A7, इस तरह से आपके पास 7 नंबर्स हैं। आई जो है वो आपका फर्स्ट से लेके यहाँ तक आपको 1 बाई 1 बारी बारी सबको कंपेयर करना है आपस में। अगर इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, अगर ये नंबर इससे छोटा है तो उसको पहले लिख दो, और अगर बड़ा है तो इनको क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा। उसके बाद में जो यहाँ बच जाएगा उसको नेक्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे, फिर यहाँ जो रह जाएगा उसको नेक्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे, फिर यहाँ जो रहेगा उसको नेक्स्ट के साथ, तो आखिर तक करते जाएंगे। तो आई आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी होगा, आई आपका सेकंड लास्ट तक वेरी करेगा। तो आई इज इक्वल टू 1 से लेके n-1, ये आपका वेरिएबल का मूवमेंट होगा फर्स्ट वैल्यू से लेके सेकेंड लास्ट तक। तो n-1 तक आपका आई की वैल्यू वेरी करेगी, और जो सेकेंड वेरिएबल है जे, जिससे कि आपका सबसे पहले कौन सी वैल्यू असाइन होगी, सेकेंड नंबर पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो उसको असाइन होगी। तो सेकेंड नंबर पे जो वैल्यू लिखी हुई है मीन्स 2 से स्टार्ट होगी, तो आप इसको i+1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हर बार आपकी आई से एक इंक्रीज होके आएगी इसकी वैल्यू, दैट्स वाई हमने जे को कहां से कहां तक लिखा, i+1 से लेके n तक लिखा। ठीक, आप 2 से लेके n भी लिख सकते थे इसको। ठीक है, और यहाँ पे ये लिख दिया तो इट मीन्स कि आपने कुछ असाइन नहीं किया, जो भी आई की वैल्यू थी उससे नेक्स्ट वैल्यू से ये काउंटर आपका स्टार्ट होगा जे वेरिएबल का। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपने कंडीशन अप्लाई की है, ठीक, इफ ए आई इज ग्रेटर देन ए जे, ए आई का मतलब क्या है, जो आपका A1 है, तो पहला जो नंबर है वो हमारा क्या है 234.65, और जो सेकेंड नंबर है वो क्या है आपका A2 है 765.87। ठीक है, इफ 234 इज ग्रेटर देन 765, नहीं है तो उसको एज सच आपका उस प्लेस पे वो लिख देगा, लेकिन अगर है तब वो क्या करना पड़ेगा, उसको ये टेम्पररी वेरिएबल की हेल्प से उनको आपस में एक्सचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए आपका जो फर्स्ट वेरिएबल है वो किसके साथ कंपेयर होगा, सभी के साथ कंपेयर होगा, पहले A2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, और फिर इसके साथ, और फिर लास्ट वाले के साथ। ठीक है, तो इन केस अगर ग्रेटर देन है तब वो क्या करे, टेम्पररी वेरिएबल चूज करके उस टेम्पररी वेरिएबल में क्या स्टोर कर दे, A1 की वैल्यू को स्टोर कर दे। जो AI है आपका फर्स्ट सिचुएशन के लिए वो A1 है, तो क्या करे AI को टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर दे। अब AI का जो भी वैल्यू था वो आपका टेम्पररी वेरिएबल को असाइन हो गया, AI वेरिएबल के अंदर अब कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, उस AI वेरिएबल के अंदर हम क्या कर देते हैं, AJ की जो भी वैल्यू है वो उसके अंदर सेव कर देते हैं। ठीक, तो ये जो 7, जैसे ये इनका इसका कंपैरिजन है, इन दोनों का कंपैरिजन है, फर्स्ट और थर्ड का कंपैरिजन है, फर्स्ट का सेकंड से कंपैरिजन नहीं था तो आपकी कोई भी चीज एग्जीक्यूट नहीं हुई। ठीक है, अब फर्स्ट को आप थर्ड के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो फर्स्ट बड़ा है और ये छोटा है, तो 56 पहले आना चाहिए, तो जो 234 था वो कहाँ लिख दिया आपने, टेम्पररी इज इक्वल टू 234। ठीक है, अब AI का ब्लैंक स्पेस हो गया, AI की जगह क्या आ जाएगा 56.89।
ठीक है। अब उसके बाद में 56.89 तो यहाँ चला गया, एजे के पास कोई भी वैल्यू नहीं है, तो एजे इज इक्वल टू जो भी टेम्पररी वेरिएबल की वैल्यू थी वो किसको असाइन हो जाए, ए जे को असाइन हो जाए। इसका मतलब क्या है, इन स्टेप्स के बाद जो A1 की वैल्यू थी वो तो A3 की वैल्यू हो गई, और जो A3 की वैल्यू थी वो किसकी हो गई, A1 की वैल्यू हो गई। तो 56 है वो आपका पहले आ गया है। अब 56 का कंपैरिजन हम करेंगे, 56 का कंपैरिजन नेक्स्ट के साथ करेंगे। तो 56 को फिर आप किसके साथ कंपेयर करोगे, 6.7 के साथ कंपेयर करोगे। अब फिर दोबारा से ये इससे क्या है, बड़ा है, तो आप फिर से एक्सचेंज करोगे, तो आपका 6.7 कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट नंबर पे चला जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद में आप 6.7 को अगले से कंपेयर करोगे इन सब से, लेकिन ये सभी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, तो फर्स्ट पोजीशन पे आपका क्या लिखा जाएगा, 6.7। ठीक है। अब जो आपका सेकंड नंबर है, जो भी आपका सेकंड पोजीशन पे लिखा होगा, अब काउंटर आपका वहां से शुरू होगा। ये हर बार आपकी टेबल बदलेगी जब तक कि सारे वेरिएबल्स आपके आपस में कंपेयर नहीं हो जाएंगे। ठीक है। तो वो काम आपने इस लूप की हेल्प से किया है। ठीक है। अब फिर से क्या होगा, 234 का कंपैरिजन शुरू होगा, उसके बाद में कहाँ पे रुकेगा वो, 55.78 पे। 55.78 लास्ट में फिर इससे कंपेयर होगा, तो सेकंड नंबर पे फिर क्या लिख के आएगा आपके पास, 55.78। ठीक है। अब उसके बाद में फिर से आपकी जो थर्ड नंबर पे वेरिएबल लिखा होगा वहां से शुरुआत होगी, थर्ड नंबर पे ये शिफ्ट हो चुका होगा, फिर थर्ड नंबर पे फिर से आप कंपैरिजन करोगे, और थर्ड नंबर पे आपके पास जो भी चेंज होंगे वो चेंज होने के बाद में 56.89। तो इस तरह से बारी बारी से ये सारे वेरिएबल्स आपस में आपके कंपेयर होंगे एक दूसरे से। आई की जो वैल्यू है, जो आपका इनर लूप है, जो हमारा इनर लूप है ना, जे की वैल्यू, तो पहले आई की वैल्यू A1 होगी, और A1 के बाद जे की वैल्यू 2 3 4 5 6। ठीक है। उसके बाद में A1 की जो पोजीशन है उस पे 6.7 आपका स्टोर हो चुका होगा। इसका मतलब क्या है, A2 की जो वैल्यू है उसको बाकी सबसे कंपेयर करो, फिर 2 पे आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू आ चुकी होगी, फिर आपकी जो थर्ड पोजीशन पे होगी वो बाकी के सबके साथ कंपेयर होगी। ठीक है। तो पहले आपका अंदर ये वैल्यू यहाँ से सेट होगी आई की, और उसके बाद में ये जो सेकंड है हमारा लूप, इसका एग्जीक्यूशन होगा, और उसके बाद में सेम दोनों ही लूप्स के लिए मैंने क्या चूज किया है, कंटिन्यू के लिए एक ही स्टेटमेंट मैंने चूज किया है। ठीक है। तो आप इनको डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स में भी लिख सकते थे। तो पहले जो यहाँ आप लिखते 20, अगर यहाँ लिखते तो पहले आप 20 को क्या करते, कंटिन्यू करते, और उसके बाद में आप क्या करते, 10 को कंटिन्यू करते। ठीक है। लेकिन ये साइमल्टेनियसली हमारा जो लूप था वो चल रहा था, सॉरी भी, तो ये साइमल्टेनियसली आपका लूप चल रहा था, इस वजह से आपका एक ही स्टेटमेंट लेबल के साथ हम कंटिन्यू लिख देंगे तो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये सब लूपिंग के बाद आपके पास जो भी एरे बचेगा वो एरे कैसा होगा, वो सॉर्ट हो चुका होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो अब उसको आपने राइट करवाना है, तो राइट स्टेटमेंट, राइट की हेल्प हम लेंगे, स्टार कोमा स्टार लिस्ट डायरेक्टेड राइट स्टेटमेंट हमने ली है, द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ क्या लिख के है आपके पास, द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। जो भी नंबर्स आपके होंगे वो आपको फिर से लिखवाने भी पड़ेंगे। तो अगेन वी विल राइट, क्योंकि अब ये जो AI है आपका वेरिएबल, इसके अंदर आपकी कौन सी वैल्यू स्टोर हो चुकी होंगी, असेंडिंग ऑर्डर की वैल्यूज स्टोर हो चुकी होंगी। तो AI 1 से लेके 1 n तक आपकी सारी की सारी वैल्यूज 1 बाय 1 प्रिंट होके आ जाएंगी। 1x मींस 1x को एक पोजीशन को ब्लैंक छोड़ के उसके बाद में बाकी की सारी वैल्यूज आप लिख दोगे। ये मैंने कॉमा यहाँ पे गलती से लगा दिया था, आपका 6.70 होगा। उसके बाद में जैसे मान लीजिए इसमें हमने बताया नहीं कि नेक्स्ट वैल्यू स्लैश के साथ नेक्स्ट में जाए, तो आपकी ये क्या करेगा, 3 1 2 3 4, इसके बाद में आपके मैक्सिमम 10 डिजिट्स है, तो 10 तक करने के बाद में फिर आपका 55.78 आएगा, फिर आपके 6 प्लेसेस ब्लैंक छूटेंगे, उसके बाद में 56.89 आएगा। तो इस तरह से आपकी वैल्यूज ये स्पेस के साथ इस तरह से आएंगी आपकी लिखी हुई। ठीक है। के बाद में स्टॉप और एंड, तो इस तरह से आप डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी बना सकते हो। तो इस लॉजिक में आपने क्या करना है, टेम्पररी वेरिएबल का यूज करना है। ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना, अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझसे वापस से आप लोग इसे पूछ सकते हो कि कैसे किया ये। ठीक है।
अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा, ये भी एरेज का ही एग्जांपल है। एरे में भी कैसा है एरे का एग्जांपल, 2 डायमेंशनल एरे का आपका एग्जांपल है। जो आपकी मैट्रिक्स होती हैं, उन मैट्रिक्स में एक तो रो होती है और दूसरी क्या होती है, कॉलम होती है हमारे पास। तो आई और जे 2 वेरिएबल हमें वहां पे लेने पड़ेंगे। तो मैट्रिक्स का एडिशन करना है आपने, और मैट्रिक्स एडिशन के लिए आपको प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, सी प्रोग्राम फॉर मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, डायमेंशन स्टेटमेंट की हेल्प ली। फर्स्ट मैट्रिक्स ए से हम लिखेंगे, ए हमने उसका एरे नेम चूज किया है। जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका हमने एरे नेम बी लिया है, और जो उनका सम होने के बाद जो थर्ड मैट्रिक्स आएगी उसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनकी सभी की जो भी मैक्सिमम लिमिट है वो सेम आएगी, क्योंकि आपका सेम जो आपका एम क्रॉस एन ऑर्डर जो होता है वो सेम होना चाहिए मैट्रिक्स एडिशन या फिर मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन के लिए। बिल्कुल सेम आपका प्रोग्राम आएगा तीनों के लिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, और जो आपका थर्ड होता है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये सभी आपकी फाइल में आपको मिल जाएंगे। तो इसमें से मैंने ये एक आपको यहाँ पे करवाया है, तो आगे के जो प्रोग्राम्स हैं वो आपको खुद ही रीड करने हैं। ठीक है, जब भी आप अपनी फाइल लोगे तो उस फाइल में से आपको उनको रीड करके देखना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, ऑर्डर को रीड करना। तो हमने क्या लिखा, टाइप द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, किसकी फॉर्म में, एम और एन की फॉर्म में। तो हमने उसको रीड करवा दिया। फिर स्टार कोमा 2 एम एन, ऑर्डर कैसा होता है, इंटीजर फॉर्म में होता है, इसीलिए हमने क्या बताया, 2 बार हमने वैल्यू रीड करनी है। तो 2i5 हमने उसको लिखा है। अब यहाँ देखिए, हमने कहा था एक से ज्यादा वेरिएबल्स को भी हम सेम डायमेंशन स्टेटमेंट की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट करना क्या है, हमें कोमा से उनको सेपरेट करना है। तो ए लिखा, फिर कोमा लगाया, फिर बी लिखा, फिर कोमा लगाया, और फिर हमने यहाँ पे सी लिखा है। ठीक है, और 2020 आपको क्या बता रहा है, ये मैक्सिमम लिमिट है आपके सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स की। तो आई और जे जो आप लोगे उसकी मैक्सिमम वैल्यू आप 20 क्रॉस 20 की मैक्सिमम इस ऑर्डर की मैट्रिक्स ले सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करवानी है, ए के एलिमेंट रीड करवाने हैं और फिर बी के एलिमेंट रीड करवानी है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने डू की हेल्प से क्या करवाए हैं, एलिमेंट्स को रीड करवाया है। ठीक है, आप रीड की हेल्प से भी करवा सकते हैं, और रीड की हेल्प सॉरी और सेकंड क्या कह रहे हैं हम, डू की हेल्प से भी हम रीड करवा सकते हैं। तो जब आपका 2 डायमेंशनल एरे होता है तब आप किसकी मदद लेते हो, डू स्टेटमेंट की मदद लेते हो। ठीक है, अदरवाइज सिंगल को आप रीड ओनली के साथ भी करवा सकते हैं, क्योंकि 2 डायमेंशनल में आपके पास 2 वेरिएबल होते हैं। तो एक वेरिएबल तो आपने रीड के साथ लिख दिया, और एक वेरिएबल जो डू आपने स्टेटमेंट ली है उसके साथ लिख दिया है। तो हमने क्या कहा, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सॉरी एंटर एलिमेंट्स ऑफ ए इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इसके जो नंबर्स हैं वो हमने एंटर करवाने। ये देखो आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे हैं, कॉमे के साथ लिखे हुए हैं, बट ये किस में लिखे हुए हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं। ये हमारे कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, और ये क्या है, रोज हैं। एम और एन की वैल्यू हमने 2 और 3 अपने प्रोग्राम में दी, वो हमारी चॉइस होती है, हम 5 डिजिट तक कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो डू 10 आई इज इक्वल टू 1 से m, जो पहला वेरिएबल है वो क्या होता है, m, और जो सेकेंड वेरिएबल होता है वो क्या है आपका, n है। तो i के साथ आप m लोगे मैक्सिमम वैल्यू, और j के साथ मैक्सिमम वैल्यू n लेंगे आप। तो डू 10 i इज इक्वल टू 1 से m। 10 स्टेटमेंट लेवल जो था ना 10, कंटिन्यू लिखने की बजाय मैंने सीधे ही जो आपकी रीड की स्टेटमेंट है उसके सामने इसे लिख दिया। अदरवाइज आपने जितनी बार डू स्टेटमेंट यूज की है अपने प्रोग्राम में, आप हर बार उसके सामने कंटिन्यू स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। पहले रीड लिखते, उसके बाद 10 लिख के, ये 10 लिखा है ना हमने, ये जो 10 लिखा है, इस 10 के सामने हम यहाँ पे क्या लिखते, कंटिन्यू लिखते। वो भी आपका सेम बात थी, और यहाँ पे आपने 10 लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों स्टेप्स आपके रिपीट होते रहेंगे जब तक कि आपका i 1 से m तक वेरी करे और j 1 से लेके n तक वेरी करे। कैसी होंगी इसकी वैल्यू वो हम फॉर्मेट की हेल्प से बता रहे हैं। तो 5 हमने लिखा और फॉर्मेट बताया। मैक्सिमम आप कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, 20 वैल्यूज आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, 20 F 10.2 लिख दिया यहाँ पे।
ठीक, तो 10.2 का मतलब क्या है, आपका जो नंबर्स आप ऐड करोगे मैट्रिक्स में वो किस नेचर के होंगे, रियल नेचर के होंगे, और 10 डिजिट्स के हो सकते हैं, और 2 डेसिमल प्लेसेस आएंगे उसके बाद। अब देखिए ये हमने एंटर करवाए थे, जैसे आपने लिखा नहीं ना 2.3 पॉइंट है तो 0 0 2 0 यहाँ पे लगी नहीं, आपने 0.2 लिखा है ना, तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेंगे, जैसे ये देखिए 4 आया था, 4.00, 1.70, 4.30, तो 4.3 वैल्यू थी, लेकिन 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप वैल्यू चाहते हैं, इसलिए उसने 0 लगा के आपको बताया है। ठीक है, ये फर्क होता है आपके फॉर्मेट लिखने का। ठीक है, राइट। अब ए को रीड करवा लिया, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ बी इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो एंटर द एलिमेंट्स ऑफ बी इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो अब बी के एलिमेंट्स आप एंटर करवाओगे सेम उसी तरह से जैसे आपने ए के एंटर करवाए। अब इसका हमने जो स्टेटमेंट लेबल है वो डिफरेंट लेना है, 220 आई इज इक्वल टू 1 से m, और j को कहां से कहां 1 से n तक वेरी करवाना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमने यहाँ पे जो फॉर्मेट स्टेटमेंट थी वो हमने 5 से ही चूज किया, तो इसी जो आपका ऊपर जो आपने लिखा है ना 5 के साथ फॉर्मेट, वही वाला फॉर्मेट फॉलो करते हुए आपका जो मैट्रिक्स है उसी फॉर्म में लिखी जाएगी। तो सेम, अगर इस तरह से सेम आपको अप्लाई करना है तो आप वही यूज कर सकते हो, तो वो उसी को फॉलो करते हुए आपकी मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स लिखेगा। ठीक है, अब आपकी मैट्रिक्स दोनों एंटर हो चुकी हैं, आपने एंटर करवा दी दोनों मैट्रिक्स। अब क्या होना है, आपका लॉजिक अप्लाई होना है, आपको सम करना है। तो सम करने के लिए हमने क्या किया, डू स्टेटमेंट की हेल्प ली। आपको 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स आपस में जोड़ने होते हैं, तो इसी वजह से हमने आई को 1 से लेके m तक मूव करवाया, और j को कहां से कहां तक 1 से लेके n तक मूव करवाया। और जो मैट्रिक्स थी आपकी थर्ड मैट्रिक्स सी आई जे, इस मैट्रिक्स में हमने ए आई जे प्लस बी आई जे, आपके ये ऐसे ऐड हो जाएंगे। 2 किस में ऐड हो जाएगा, 2.3 में, -3 1.3 में, 1.5 2.5 में, 2.5 इसमें इसमें और इसमें, जैसे आप मैन्युअली करते हो उसी तरह से आपके एलिमेंट्स, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स आपके ऐड हो जाएंगे। A11 B11 के साथ ऐड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब जो भी आपका सम हो चुका होगा उस सम को आपने क्या करवाना है, राइट करवाना है। तो राइट के लिए मैंने फिर से लिखा द मैट्रिक्स A प्लस बी इज, और ये लगाए देखो कॉलन, तो कैसे आया वो, बिल्कुल इसी तरह से द मैट्रिक्स A प्लस बी इज, तो इसी तरह से वो टाइप होके आ गया जो भी मैंने कोट्स के बीच में लिखा था। फिर से आपको किसकी मदद लेनी पड़ेगी, डू और रीड की, या अब किसकी मदद लेनी है, रीड की नहीं, अब राइट करवाना है, तो राइट स्टेटमेंट की आप हेल्प लोगे। तो डू 40 आई इज इक्वल टू 1 से n m, और 40 के सामने मैंने क्या लिखा, राइट स्टार कॉमा 45 सी आई जे, और जे की वैल्यू कहां से कहां मूव करवा दी, 1 से लेके n तक मूव करवा दी। ये जो कोमा लगाया ना हमने, ये कॉमा आपका सिंटेक्स का पार्ट है, सी आई जे आपने लिखा, उसके बाद में ब्रैकेट बंद करके क्या कहा, कोमा लगाए, तो ये कोमा आपको लगाना है, जरूरी है ये। ठीक है, ये आपके सिंटेक्स का पार्ट है, तो कोमा आप लगा के जो सेकंड वेरिएबल है उसका बता दिया कहां से कहां वेरी कर रहा है, 1 से n वेरी कर रहा है। अब जो यहाँ आपने 45 लिया है फॉर्मेट, तो ये 45 आएगा फॉर्मेट 1x, ये जो स्टार्टिंग का स्पेस था ये क्या आएगा आपका, ब्लैंक फर्स्ट कॉलम। ये मैंने जान के दिखाया आपको कि ये आपका फर्स्ट कॉलम था, तो वो फर्स्ट कॉलम में क्या आ रहा है आपके पास, ब्लैंक स्पेस आ रही है, और उसके बाद में 3x, अपने यहाँ पे 20 टाइम्स आपने लिखा 3x, तो इसका मतलब क्या है कि जो बीच के स्पेस हैं वो 3 स्पेस वो क्या करेगा, इंटेंशनली आपके खुद से छोड़ेगा। 3 स्पेस तो वो इंटेंशनली छोड़ेगा, और उसके बाद में भी आपने यहाँ पे जो 13.2 लिखा है, तो वो 13 जो आपके कॉलम्स हैं उनको काउंट करेगा, और 13 कॉलम के बाद फिर 3 उसमें और ऐड करेगा, और फिर लिखेगा आपकी सेकेंड वैल्यू को। ठीक है, तो जैसा आप उसको कहोगे वो बिल्कुल वैसे ही आपको इनकी वैल्यूज टाइप करके दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमने लिखा स्टॉप और फिर एंड। ये इस तरह के नंबर्स हमने क्यों लिए हैं, क्योंकि ऐसे छोटे प्रॉब्लम्स तो हम खुद भी कर सकते हैं मैन्युअली, तो जो आपकी बहुत ही स्मॉलर वैल्यू होती हैं उनको आप किसकी हेल्प से करते हो, इस तरह मैट्रिक्स इन प्रोग्राम्स की हेल्प से हम उनको करते हैं, या बहुत ही लार्जर लार्जर हमारे पास वैल्यूज होती हैं उनकी हमने इवैल्यूएशन करनी है, तो वहां पे हमें इनकी जरूरत पड़ती है, तो वहां हम इस तरह के नंबर्स आपके जनरली लेते हैं, या प्रोग्राम्स की वहां हेल्प ली जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से बिल्कुल इसी लाइन पे यहाँ पे विद नेगेटिव साइन आप क्या बना सकते हैं, मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम आप बना सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में जो दो हमारे प्रोग्राम हैं
वो किस तरह के प्रोग्राम हैं, उनमें हमने सब प्रोग्राम्स यूज किए हुए हैं। तो यहाँ मैंने एक आपको एक वर्ड बोला है सब प्रोग्राम, या फिर फंक्शन सब प्रोग्राम हम कह रहे हैं। एक हमारी क्लास हुई थी बिल्ट इन फंक्शंस पे, काफी दिन पहले हमने क्लास ली थी आपकी, बिल्ट इन फंक्शंस हमने उसमें डिफाइन किए थे। तो हमने कहा था कि जो ये फोर्ट्रान लैंग्वेज है इसमें कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो आपके रिपीटेडली यूज होते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में, जैसे साइन थीटा है, कोस थीटा है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, मोड निकालना है। ये कुछ ऐसे फंक्शंस थे, कुछ मैथमेटिकल भी थे उनमें, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल भी थे। तो कई तरह के ऐसे फंक्शंस थे जो पहले से ही जिनका प्रोग्राम फोर्ट्रान में बना हुआ है, तो उसके कंपाइलर में वो पहले से ही फीड कर रखे हैं, उनके विद रिस्पेक्ट टू जो भी प्रोग्राम है वो पहले से फीडेड है। तो ये वाली बात भी अब आपको समझ में आएगी कि किस तरह के प्रोग्राम्स बना के, अब तक जो आप प्रोग्राम्स पढ़ रहे थे इसी तरह से लैंग्वेज में प्रोग्राम बना के और उसको आपके कंपाइलर में पहले से फीड किया हुआ है। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है, हम खुद से एक प्रोग्राम बनाएं, स्मॉल प्रोग्राम किसी ऐसी फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू जो कि आपका रिपीटेडली यूज हो रहा है किसी फंक्शन में। जैसे सबसे सिंपलेस्ट तरह से आप कैसे समझ सकते हो, आपको फैक्टोरियल एक टर्म आती है हमारी फैक्टोरियल, जो कि बहुत बार हमारी यूज होती है जब हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़ते हैं ना, उसमें आपकी जो टर्म्स आती हैं उसमें आप प्रोबेबिलिटी का यूज करते हो, तो वहां पे फैक्टोरियल की टर्म्स आपकी हर एक उसमें आएंगी, हर एक डेरिवेशन में आपके फैक्टोरियल यूज होंगे। तो उस फैक्टोरियल को आपके पास बिल्ट इन फंक्शंस में फैक्टोरियल का फंक्शन नहीं था, तो वो हमें खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपका फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए एक सब प्रोग्राम हमने पहले बनाया है, और फिर सब प्रोग्राम बना के आपका ये जो वैल्यू होता है ना एनसीआर, क्या है ये, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में से कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। तो आपके पास एनपीआर से आप किसे रिप्रेजेंट करते हो, परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करते हो, और एनसीआर से कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करते हो, जिसमें आप लिखते हैं फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो ये जो आप फैक्टोरियल यूज कर रहे हो, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं हम, हमें पता है, जैसे फैक्टोरियल 3 दिया हुआ है तो हम 3 लिखते हैं, फिर 3 माइनस 1 2 लिखते हैं, फिर 3 माइनस 2 1 लिखते हैं, तब तक लिखते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए। 0 भी आ जाता है तो 0 का फैक्टोरियल हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो हम 1 तक वो वैल्यूज डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते चले जाते हैं। ठीक है। जैसे 13 है तो 13 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, कहाँ तक लिखेंगे, 1 तक लिखेंगे उसका प्रोडक्ट, और उसके बाद उसकी वैल्यू निकल के आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोडक्ट करना ही क्या हो गया, एक प्रोग्राम हो गया अलग से। तो वो आपने जितनी बार फैक्टोरियल यूज करना है, आप हर बार क्या करोगे, उसके विद रिस्पेक्ट टू आप लिखोगे कि इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व करनी है। तो कैसे सॉल्व करनी है, अपने मेन प्रोग्राम में ये सब लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, उसका एक सब प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है। और उस सब प्रोग्राम का एक हम नाम देते हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हो इस पेज पे मैंने फैक्ट यूज किया हुआ है, आई फैक्ट। तो ये क्या है, ये फैक्टोरियल का नेम मैंने चूज किया है, जो आपका फंक्शन सब प्रोग्राम है उसका। ठीक है। तो फंक्शन सब प्रोग्राम बना के और उसके बाद में उसका जो नाम होगा, जहां कहीं भी फैक्टोरियल यूज करना होगा, उसको मैं ऐसे के ऐसे यूज कर लूंगी, उसके नाम से मैं कॉल कर लूंगी, उसके ब्रैकेट में मैं जो भी वेरिएबल लिखूंगी उस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा खुद ब खुद। ठीक है। तो वो हमें नहीं लिखना पड़ेगा। तो अदरवाइज ये जो आपका देखिए यहाँ प्रोग्राम से पहले एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, छोटा प्रोग्राम लिखा हुआ है हमने, सब प्रोग्राम, उसके बाद हेडिंग दी है मेन प्रोग्राम की। तो सब प्रोग्राम है, ये सब प्रोग्राम मुझे हर जगह लिखना पड़ेगा आपका प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। उस चीज से बचने के लिए आपके क्या बनाए जाते हैं, सब प्रोग्राम बनाए जाते हैं। हमारा एक ही लास्ट चैप्टर रह रहा है आपका फंक्शन सब प्रोग्राम या फिर सब रूटीन्स का, तो वो ये प्रॉब्लम्स करवाने के बाद हम वो करेंगे आपका चैप्टर। लेकिन उसका मीनिंग यही है सब प्रोग्राम का, कि अगर बिल्ट इन फंक्शंस के अलावा कोई भी ऐसा फंक्शन है जिसको हमने रिपीटेडली यूज करना है अपने प्रोग्राम में, तो हम उसके विद रिस्पेक्ट टू क्या बना देते हैं, सब प्रोग्राम जनरेट कर देते हैं, और उसका जो भी नाम देते हैं उस नाम की हेल्प से हम उसे कॉल कर लेते हैं अपने मेन प्रोग्राम में।
जैसे यहाँ देखो आप आई फैक्ट लिखा हुआ है मैंने फैक्टोरियल एन निकालने के लिए, फैक्टोरियल आर निकालने के लिए फिर से आई फैक्ट लिखा हुआ है, एन माइनस आर निकालने के लिए फिर से आई फैक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ मैंने क्या किया है, कॉल किया है इस प्रोग्राम सब प्रोग्राम को, तो यहाँ से कॉल किया है, ये यहाँ जाएगा, इसमें जो भी आपका एग्जीक्यूशन के टाइम पे काउंटर होगा वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसने जो भी कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर देगा और वैल्यू को क्या कर देगा, यहाँ पे लिख देगा उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, बेनिफिट होता है सब प्रोग्राम्स बनाने का। ठीक, तो हमें क्या बनाना है, फैक्टोरियल निकालने के लिए हमने एक सब प्रोग्राम बनाना है। फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं ये अभी अभी हमने देख लिया कि जैसे फैक्टोरियल 3 निकालना है, आप ऐसे लिखते हो फैक्टोरियल 3 को, तो फैक्टोरियल 3 निकालने के लिए पहले आप 3 लिखोगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से और फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से। ठीक है, तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है n n माइनस 1 n माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये आपका लास्ट वैल्यू है, इसको मैं क्या कह के चल रही हूँ, j कह दिया इसको हमने, j इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये यहाँ से शुरू करेगा, j इज इक्वल टू 1 से शुरू करेगा, एक एक का इंक्रीमेंट करते हुए जब तक आपका नंबर नहीं आ जाता तब तक वो वैल्यू क्या होती जाएगी आपकी, उस पे 1 बाई 1 मल्टीप्लाई उसकी होती चली जाएगी। ठीक, हमने j को असाइन कर दिया है 1, डू 10 i इज इक्वल टू 1 से लेके n, n क्या है आपका नंबर है, n यहाँ पे क्या है 3 है। ठीक है, अभी ये जो हमने प्रॉब्लम लिखी है इसमें n की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक, अब मैंने कहा 10 इज के सामने मैंने क्या लिखा, j इज इक्वल टू j स्टार i, i की वैल्यू आपकी 1 से लेके और n तक वेरी होगी, 1 है तो 1 में 1 ऐड हो, 1 में 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैंने i फैक्ट को जो भी j की वैल्यू होती है वो उसको क्या कर दी है, असाइन कर दी है। आई फैक्ट को जो भी j की वैल्यू आपकी निकलेगी वो मैं उसको असाइन करती चली जाऊंगी। तो आपकी j की वैल्यू पहले क्या आएगी 1, उसके बाद में यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 1 की मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ, यहाँ पे फिर 2 लिखा जाएगा, फिर उस 2 की मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ और जो भी आपका 6 उसकी वैल्यू है वो यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्योंकि हमारे पास 1 से 3 तक ही जाना था तो पूरी कैलकुलेशन हो चुकी है, तो फिर क्या आएगा आपका रिटर्न और फिर एंड। एक चीज इसमें आपने नोटिस की, यहाँ स्टॉप की जगह क्या लिखा हुआ है, रिटर्न लिखा हुआ है। तो जब भी सब प्रोग्राम्स हम बनाते हैं उसकी जो सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट होती है वो हमेशा क्या होती है, रिटर्न। क्यों, क्योंकि सब प्रोग्राम को जब भी कॉल किया जाता है मेन प्रोग्राम में तो वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है मेन प्रोग्राम को। दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं, एंड इट इज कंपल्सरी टू यूज रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये रिटर्न स्टेटमेंट आपकी आती ही आती है। ठीक, आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको, देखो मैंने यहाँ पे आपका मैं बता रही थी आपको कि आप कंटिन्यू 10 के सामने कंटिन्यू ना लिखें, तो आपने 10 के सामने कंटिन्यू, यहाँ देखो 10 के सामने मैंने स्टेटमेंट लिखी थी आपकी, तो स्टेटमेंट की बजाय आप पहले स्टेटमेंट लिख लो अपनी और फिर आप 10 कंटिन्यू कर दो। तो ये ऐसे भी ठीक है और इस तरह से भी ठीक है, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में भी हमने ऐसे नहीं लिखा था 10 कंटिन्यू, तो वो करेक्ट है, वो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। ठीक, उसके बाद में ये एक तरीका है आपका, और साथ ही साथ आप टाइप बताकर भी बना सकते हो फंक्शन, टाइप डिक्लेरेशन की हेल्प से भी आप फंक्शन का नाम चूज कर सकते हो। टाइप डिक्लेरेशन का मतलब है ये जो भी फंक्शन नेम आपने लिया है इसकी जो वैल्यू निकलेगी उसका नेचर कैसा है, रियल है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, जो भी है। ठीक है, तो आप इसमें फंक्शन नेम से पहले आप उसकी टाइप डिक्लेयर भी कर सकते हो, तो इंटीजर, फंक्शन, फैक्ट और उसके बाद में जो भी वैल्यू है, तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी, अगर आपकी 40.3 आती है तो 40.3 नहीं लिखेगा वो, उसको वो 40 लिखेगा। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया, ये मत सोचना कि फैक्टोरियल में तो 40 कहीं आता ही नहीं है किसी कैलकुलेशन में। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये एक छोटा हमने प्रोग्राम बनाया फैक्टोरियल का, और उसके बाद में उसको हम कहाँ यूज कर रहे हैं, एनसीआर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारे 2 प्रोग्राम्स रह गए इसमें रिमेनिंग, अभी टाइम होने वाला है पूरा, तो इस फैक्टोरियल की हेल्प से एनसीआर की वैल्यू या एनपीआर की वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी है ये हम कल मॉर्निंग की क्लास में करेंगे आपका रिपीट। ठीक है भाई, अभी अगर किसी ने अपना नेम या रोल नंबर टाइप नहीं किया था अगर चैट बॉक्स में तो वो टाइप कर देगा, और अभी जो भी हमारे पास थोड़ी सा टाइम बचा है, अगर किसी को कोई भी अभी तक प्रॉब्लम है, अभी तक की प्रॉब्लम्स में से कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ लो।
You can type in chat box if you have any problem. Otherwise, tell me, is it clear or not? जो भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की हैं, ये हमारी 13th प्रॉब्लम थी। तो इससे पहले हमने जो भी प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं, अगर उनमें से आपका कहीं पर भी कोई भी आपका प्रॉब्लम है, तो जो मैंने आपके साथ पीडीएफ शेयर किया है, पीपीटी शेयर कर दी मैंने शायद उसकी, तो पीपीटी में से ही आप उनको 1 बाय 1 सबको रीड करोगे। आज का ये आपका होमवर्क है कि आपको वो सभी रीड करने हैं। और अगर किसी को भी कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है कैसे ये वर्क करेगा आपका प्रोग्राम, तो वो आप कल मॉर्निंग की क्लास में मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, तो क्लास के टाइम पे ही मैं आपकी प्रॉब्लम्स भी लूंगी। और जो एक प्रोग्राम मेरा बच गया, मैंने 14 ही लिखे थे, तो एक हमारा रह गया है, तो वो प्रोग्राम करवाएंगे आपको पहले, और उसके बाद में आपकी प्रॉब्लम्स लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में जो हमारा लास्ट चैप्टर रह गया है, वो आपका फिर 12 बजे वाली क्लास में हम पढ़ेंगे, फंक्शन सब प्रोग्राम वाला। तो ये हो गया क्लियर सभी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है? किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं टाइप की है? तो आई होप कि मेरी तरफ से तो फिर क्लियर ही है आप लोगों को। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप रीड करना चाहते हैं, तो आप आराम से आज रीड कर लीजिए, और उसके बाद मुझसे कल सुबह मॉर्निंग की क्लास में आप मुझसे प्रॉब्लम्स पूछ लीजिएगा। फॉर नाउ यू कैन लीव।